Hi everyone, welcome to the second part of the chapter and आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस किस पर्सन के ऊपर ये कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स लगते हैं। दैट इज मेंबर हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, इवन नॉन मेंबर्स को भी बोलता है कि देखो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ सबको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ओनली अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल्स, किसी फर्म के ऊपर नहीं लगता। सेपरेट एसेट मैनेजर कोड एप्लीकेबल फॉर फर्म्स। अगर आपको किसी फर्म को भी इनकरेज करना है, मतलब कि मैं चाहता हूँ मेरी फर्म में सबके सब लोग फॉलो करें, तो उस केस में क्या है, एक सेपरेट एसेट मैनेजर कोड ले सकते हैं, तो उस बेसिस पे यू कैन फॉलो दिस थिंग। एथिक्स की ज़रूरत क्यों है? एथिक्स आर अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स टू गाइड बिहेवियर व्हेन इट अफेक्ट अदर्स। द ऑर्डर इन विच वन शुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी बात आए इंटरेस्ट के बारे में, मेरे सामने कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मैं इसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं, दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कैपिटल मार्केट और प्रोफेशन को टॉप पे रखना है, इससे ऊपर कोई नहीं होता। उसके बाद क्लाइंट होता है, उसके बाद एम्प्लॉयर होता है, उसके बाद आप खुद होते हो, राइट। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री प्रोवाइड्स इनटेंजिबल सर्विस इन अ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एसिमेट्री होती है, किसी के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन, किसी के पास कम इंफॉर्मेशन। हेंस एथिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या, आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन से आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो, और जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है उसको लॉस हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में एंड अदर टर्म्स में। तो हेयर द एथिक्स आर वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। LOSB 6 components ऑफ कोड एंड एथिक्स एंड 7 स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जैसे कि हम बात कर रहे थे। जो 6 कंपोनेंट्स होते हैं एथिक्स के, कोड ऑफ कंडक्ट के, उसकी हम बात करेंगे। एक्ट विद इंटीग्रिटी, मतलब कि यू शुड नॉट बी करप्ट। इंटीग्रिटी मीन्स यू हैव योर इंटीग्रिटी, यू आर नॉट करप्ट कि हमने पैसे दे दिए कर लिए। यू शुड बी डिलीजेंट, मतलब काम करो तो ढंग से करो, दिमाग खोल के करो, आंखें खोल के करो, ठीक है ना। रिस्पेक्ट एंड इन एन एथिकल मैनर। सेकेंड, प्लेस द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट अबव योर ओन इंटरेस्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। यूज रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर मत डिसीजन लो। ये नहीं कि इसने कर दिया ठीक है, ये सोशल मीडिया पे देखा था तो सही होगा, ठीक है ना। वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपने देखा कि ये जो वेबसाइट है बहुत बढ़िया से आर्टिकल्स लिखती है, या फिर ये वेबसाइट है बहुत अच्छे से न्यूज़ देती है। आपने न्यूज़ देखी कि रिलायंस के CEO ने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया। अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ था? रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़े न्यूज़ न्यूज़ मीडिया नहीं, आई वोंट नेम द न्यूज़ मीडिया, बट उन्होंने बोला था कि ओला और उबर का मर्जर होने वाला है, एंड वो न्यूज़ ऐसे फैली। बट आई वेरीफाइड द फैक्ट, नॉट दैट कि आई डोंट ट्रस्ट द पीपल हु आर स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, बट अगर मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मुझे अगर अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बतानी है, क्लाइंट्स के लिए मुझे कुछ करनी है, और अगर वो मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट कर रही है, तो पहले मैं सही सोर्स से वेरीफाई करूंगा। देर आर मैनी PMS फंड मैनेजर्स जो कि कहते हैं हमारी इतनी रिटर्न है, ऐसी रिटर्न है। गूगल पे जाके वेरीफाई करो ना, वाई आर यू नॉट वेरीफाइंग? आई वोंट बी नेमिंग एनी वन, बट जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो कि यार ये बंदा है, आई एम नॉट सेइंग सामने वाला बंदा झूठ बोलता है, बट यू शुड वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। एज अ CFA कैंडिडेट, एज अ CFA मेंबर, यू शुड अप्लाई रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इंडिपेंडेंट जजमेंट कहाँ आती है? मतलब हमें CFA इंस्टीट्यूट ये चीज़ें सिखाता है, बट स्टिल हाँ इसने बोल दिया सही होगा, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट। प्रैक्टिस एंड एनकरेज अदर्स, दूसरों को बोलो भाई प्रोफेशनल वे में, एथिकल वे में काम करो। यू आर एनकरेज्ड, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, ठीक है ना। प्रमोट द इंटीग्रिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट सबसे सुप्रीम है, कोई इंसाइडर करे, एनकरेज करो कि भाई मत कर, वो अलग बात है, वट एवर हैपन्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। मेंटेन एंड इंप्रूव योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आपकी CFA हो गई, अब क्या, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, और चीज़ें स्टडी करो और स्किल्स एक्वायर करो, जिससे कि आप अपडेटेड रहो विद द वर्ल्ड। ये नहीं कि CFA हो गया तो डन। ये CFA इंस्टीट्यूट कहता है ये करके ख़त्म नहीं है, ये दिस इज़ एन ऑन गोइंग जर्नी विच इज़ देयर फॉर लाइफ टाइम। प्रोवाइडेड अगर आप ये 6 चीज़ें अपनी लाइफ में उतार लें, मतलब आई विल गो अ लिटिल ऑफ टॉपिक, बट अगर आप ये 6 चीज़ें अपनी लाइफ में भी उतार लें, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग CFA, ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज वेरी इन अ वेरी गुड मैनर। क्या 7 स्टैंडर्ड्स हैं, और 7 स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, ड्यूटीज़ ऑफ क्लाइंट, ड्यूटीज़ टू एम्प्लॉयर, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सातों को हम एक एक करके करेंगे। दिस इज आवर होल चैप्टर एंड इट विल टेक अ फ्यू पार्ट्स टू डू, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्रोफेशनलिज्म में।
LOS A आता है नॉलेज ऑफ द लॉ। यू शुड नो द लॉ। लॉ का मतलब कौन से लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए? आपको कौन से लॉ के बारे में पता होना चाहिए? जो कंट्री में आप रिजाइड कर रहे हैं या जिस कंट्री में आप क्लाइंट्स का फंड मैनेज कर रहे हैं, आपको एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट के ऊपर क्या क्या लॉज लगने हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लॉ। यू शुड बी अवेयर, नॉट कि आपके एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए जनरल लॉज वहां पे क्या होते हैं। लॉ ऑफ द लैंड कह सकते हैं। अगला आता है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव। यू शुड बी इंडिपेंडेंट, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए। यू शुड बी ऑब्जेक्टिव, मुझे लग रहा है ऐसा होगा, लग रहा है नहीं, देयर शुड बी रीजंस व्हाई यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। मिसरिप्रेजेंटेशन, you can't misrepresent, obviously this is very natural, no need to explain, self explanatory, right? Misconduct, you can't do मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि चोरी नहीं करनी, ये नहीं करनी, या फिर आप मिसकंडक्ट, अपने आप को कुछ और दिखा रहे हो। देखो मेरी तो ना 25% रिटर्न आई थी, मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है मेरी तो 40% CAGR पिछले 11 साल की, आप जाके चेक कर लो, एक्चुअल में है ही नहीं। नो बडी कैन वेरीफाई दैट। अरे देखो ये न्यूज़ चैनल पे मैं आया था और ये न्यूज़ चैनल वाले ने ना मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने तो बोला था देखो मेरी 40% रिटर्न आई है, देखो वेरीफाई कर सकते हो। अरे भाई कोई और थर्ड पार्टी सेबी की साइट पे या कोई और साइट पे कोई कहीं लिखा है तुमने इतनी रिटर्न निकाली है, कुछ ऐसा किया है, यू आर मिसकंडक्टिंग योरसेल्फ, दैट्स वेरी अगेंस्ट दी इफ यू आर अ CFA मेंबर, ठीक है ना। अगला आता है इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल, दैट इज मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना। क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं नॉन मटीरियल एंड नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं? राइट, दैट यू कैन डू, दैट इज नोन एज मोज़ेक थ्योरी। मतलब कि मैं रिलायंस और आइडिया कंपनी को स्टडी कर रहा था और स्टडी करते हुए मुझे लगा कि ये कंपनी अच्छी है। देन आई सॉ मुकेश अंबानी एंड दी ओनर ऑफ आइडिया दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई डिनर कर रहे हैं इज अ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे यार पब्लिक तो है, सबके सामने दिख रहा है। अरे पब्लिक का मतलब सबको पता है, सबको तो नहीं पता ना डिनर कर रहे हैं। इट इज अ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड वो आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज अ नॉन मटीरियल। नॉन मटीरियल एंड नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को जब मैं कंबाइन करता हूं अपनी रिसर्च से और फिर मैं डिसीजन लेता हूं, दैट्स नोन एज मोज़ेक थ्योरी एंड दिस इज अलाउड। बट नॉन पब्लिक एंड मटीरियल इंफॉर्मेशन जिससे अफेक्ट हो सकता है, जिसको पता है, मैंने लिफ्ट में सुन लिया कि हाँ हम ना मर्जर कर रहे हैं, आपने दोनों को सुन लिया, तो उस केस में अगर आप ट्रेड करोगे दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब आपके पास एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, हमने लास्ट सेशंस में किया भी हुआ है। मेरे पास लेट्स से सिल्वर की बहुत सारी होल्डिंग्स हैं, स्टील बहुत सारा है, उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं F+ कर दूंगा, फ्यूचर बाय, मतलब कि मेरे को डिलीवरी लेनी है स्टील की या सिल्वर की, और मैंने मार्केट से सारा सिल्वर स्टील मैंने उठा लिया है, सामने वाला बंदा डिलीवर कर ही नहीं पाएगा, दैट्स कॉल्ड मार्केट मैनिपुलेशन। मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, या फिर पंप एंड डंप स्कीम्स, दैट इज नोन एज मार्केट मैनिपुलेशन। मैंने पंप किया, अपना प्रॉफिट निकाला, डंप किया, दूसरों का लॉस हो गया। ड्यूटीज टू क्लाइंट्स, एक होता है लॉयल्टी, यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स द क्लाइंट, ठीक है ना। प्रूडेंस, यू शुड अप्लाई प्रूडेंस, मतलब यू शुड बी वेरी कंजर्वेटिव फॉर द क्लाइंट। एंड केयर, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नेचुरल, आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग आई नीड टू एक्सप्लेन। फेयर डीलिंग, दैट इज फेयर डीलिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ब्रोकर ज़्यादा चार्ज कर रहा है और एक ब्रोकर कम चार्ज कर रहा है, और दोनों की सर्विसेज सिमिलर है, तो उस केस में आई विल डू अ फेयर थिंग। मैं क्लाइंट के बारे में सोचूंगा, मैं कम चार्जेस वाले के पास ही जाऊंगा। सूटेबिलिटी, मैं देखूंगा क्या ये सूटेबल है या नहीं है। मैं ये नहीं देखूंगा कि अच्छा इसमें तो इस प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा कमीशन मिल रही है, इस प्रोडक्ट में कम मिल रही है, लेकिन सूटेबल क्लाइंट के लिए कम कमीशन वाला है या सूटेबल क्लाइंट के लिए ज़्यादा कमीशन वाला है, तो मैं सूटेबिलिटी देखूंगा। भले ही उसमें मुझे, मैं देखो सूटेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता मैं वो चूज करूंगा जिसमें मुझे कम कमीशन मिलेगी। सूटेबिलिटी में मैं वो देखूंगा जो क्लाइंट के लिए सूटेबल हो। एंड नाउ इट इज इररिस्पेक्टिव मुझे उसमें ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, दैट डजेंट मैटर। बट अगर मैं सूटेबिलिटी को छोड़ के मैं सिर्फ अपनी कमीशन देखूंगा, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन का मतलब कि लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस थिंग, कि अगर मैंने इस साल इतनी रिटर्न कमाई है, अब उस परफॉर्मेंस को कैसे प्रेजेंट करना है, स्पेसिफिकली इसकी डिटेलिंग जो है गिब्स के अंदर दी हुई है। गिब्स इज आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आप क्लाइंट की कोई भी चीज़ आप
नहीं बता सकते। उसका रिलेटिव आके कहता है कि अरे यार मेरे अंकल तो बहुत बूढ़े हैं, आपके क्लाइंट है, प्लीज़ उनका मुझे बता दो क्या है कैसा। यू कांट डिस्क्लोज दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ओनली 2 केसेस में आप बता सकते हैं। नंबर 1, क्लाइंट बोले कि बता दो इस पर्सन को। नंबर 2, कोर्ट बोले कि बता दो मुझे इस क्लाइंट के बारे में। तो ओनली अंडर दीज 2 सर्कमस्टांसेस इफ यू टेल, देन कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल जो है वो कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के 2 एक्सेप्शंस है, राइट। अगला आता है ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स। ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स, यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर। अपने ऊपर एम्प्लॉयर को रखना है, एम्प्लॉयर का भला सोचना है अपने भले से पहले। एडिशनल कॉम्पनसेशन अरेंजमेंट, अगर कोई एडिशनल कॉम्पनसेशन को लेके है चीज़ें कि ये बोनस मिलेगा ऐसे मिलेगा, तो वो सब चीज़ें पहले से होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट LOS बट काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, कि सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मैंने काम को डेलीगेट किया है फिर भी मैं उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहूँगा, इररिस्पेक्टिव कि सामने वाले बंदे ने गलत किया, अकाउंटेबल मैं ही रहूँगा। अगला आता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशन एंड एक्शंस, दैट इज ड्यू डिलिजेंस एंड रीजनेबल बेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बुद्धि लगा के करो, कोई कुछ भी बोल दे मानो मत, वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग, राइट। अब जाके ये मत कहना अरे बैलेंस शीट में फिगर दी हुई, हाउ डू आई वेरीफाई दैट। अरे दैट इज द सोर्स, दैट इज ऑलरेडी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर्स, राइट। ऑडिटर का काम क्या है, वेरीफाई करना, तो वेरीफाइड सोर्स ही है वो चीज़, ठीक है ना। एंड रीजनेबल बेसिस, यानी कि हर चीज़ 100% कर सकते हो, 70-80% कर लो तो भी काफ़ी है। कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, हाउ यू शुड कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, कि एक एनुअल आप मीट रखते हैं, आप बताते हैं कि ये चेंजेस लाए हैं, ऐसे किया ये किया, तो यू शुड हैव सच थिंग्स। रिकॉर्ड रिटेंशन, रिकॉर्ड रिटेंशन का मतलब है कि आपको कम से कम 7 ईयर्स तक आपको अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखने होते हैं। गिप्स में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, कितने साल का कैसे रहता है, क्या चीज़ें रहती है, राइट। अगला आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके सामने कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया है तो उस केस में आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। मेरे पास रिलायंस के शेयर है और मैं रिलायंस के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट रख रहा हूँ, तो रिसर्च रिपोर्ट में लिखूंगा कि देखो ऑल्दो मैंने रिपोर्ट लिखी है बट मेरे पास रिलायंस के शेयर्स भी हैं, तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना खुद से। प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अगर एक मुझे ऑर्डर्स मुझे डालने हैं तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्लाइंट के ऑर्डर डालूंगा और उसके बाद जाके मैं अपने अकाउंट में कोई ऑर्डर लूँगा। अगर मेरा मन है कुछ लेने का तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट में मेरे फादर है तो क्या करूँगा, तो सबसे पहले बाकी क्लाइंट्स का करना है, फिर अपने फादर का करना है या मदर का करना है। अगर पेरेंट्स साथ नहीं रहते तो उस केस में उस सबको बाकी क्लाइंट्स की तरह ही मानना है। मान लो कोई न्यूज़ आई और सब क्लाइंट्स को फ़ोन करके बताना है या ईमेल करके बताना है, आप सबको तो ईमेल कर रहे हो, अपने फादर को, मदर को या किसी को, अपने वाइफ को आप फ़ोन करके बता रहे हो, तो दैट इज़ अनफेयर, ठीक है ना। अगला आता है रेफरल फीस, कि रेफरल फीस के बारे में डिसाइड होना चाहिए कि आप रेफ़र करोगे ये मिलेगा ऐसे मिलेगा, एंड दैट मतलब कि आप एक पर्सन हो, आपने अपने ब्रोकर से बात की हुई है कि मुझे इतनी ब्रोकरेज आप दोगे, ब्रोकरेज का एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा, तो वो करना अलाउड है, उसमें कुछ भी गलत काम नहीं है, ठीक है। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ CFA इंस्टीट्यूट एंड मेंबर, LOSA, दैट इज कंडक्ट एज मेंबर्स। ये हमने चीज़ें हमने कर ली, ये जो 2 पार्ट्स थे, ये 2 पार्ट्स हमने आज लास्ट वीडियो में हमने शुरू में कर लिए थे। होपफुली यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं, एंड जो क्रक्स थे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। मोस्टली द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय।